मेरा नाम आसमा है और मेरा ताल्लुक लाहौर के एक मजहबी घराने से है। बहन भाइयों में मेरा दूसरा नंबर है। मेरा एक छोटा भाई और एक बड़ी बहन है। मैंने नर्सरी से लेकर 5वीं तक की तालीम मैंने एक नज़दीकी गर्ल्स स्कूल से हासिल की। मैं घर में सबसे लाडली थी, सब बहुत प्यार करते थे। जिसके बाद मेरा दाखिला एक स्कूल में करवा दिया। जब मैं स्कूल से फारिग हुई तो मेरी उम्र 21 साल हो चुकी थी और मैं स्कूल की डिग्री के साथ साथ मैट्रिक भी मुकम्मल कर चुकी थी। मैं एक ज़हीन लड़की थी और वहीं पर अपनी तालीम ख़त्म नहीं करना चाहती थी बल्कि इंटरमीडिएट करना चाहती थी। चुनांचे मेरी ख्वाहिश पर अबू ने मेरा दाखिला एक नज़दीकी गर्ल्स कॉलेज में करवा दिया। मुझे रोज़ाना कॉलेज ले जाने और वापस लाने की जिम्मेदारी छोटी भाई की थी, जो मुझसे 1 साल ही छोटा है। इस तरह मेरी कॉलेज लाइफ के अच्छे दिन ख़त्म हो गए, जो कि मुझे पता न था। तब तक मुझ पर जवानी की फ़िज़ा पूरी तरह छा चुकी थी। खुदा ने मुझे बहुत हसन और जमाल से नवाजा था। मैं दराज कद की मालिक एक गोरी खूबसूरत लड़की थी। मेरे लंबे काले बाल, काली आंखें और बेमिसाल खूबसूरती और नज़ाकत के हामिल मेरे गुलाबी होंठों ने मेरे हसन को 4 चांद लगा दिए थे। हमारे घर में मजहबी अक़दार की इतनी पाबंदी की जाती थी कि ना तो घर में टीवी था और ना ही स्मार्टफोन। राब्ते के लिए बटनों वाले पुराने नोकिया फ़ोन थे, और वो भी सब के पास नहीं बल्कि एक फ़ोन अबू के पास था और दूसरा घर के सभी अफराद का मुश्तरका। बल्कि सिर्फ मजहबी कुतुब ही घर आते थे। इस वक्त तक किसी भी लड़के से मेरी पहचान तो क्या कभी सलाम दुआ भी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं सिर्फ लड़कियों के ही स्कूल और में पढ़ी थी और अब भी गर्ल्स कॉलेज की तालिबा थी, और मेरे सब मील कजिन मुझसे बहुत दूर रहते थे। इंटरमीडिएट के 2 साल मुकम्मल होने के बाद मैंने इसी कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए अपनी तालीम बरकरार रखने का फैसला किया। लेकिन बदकिस्मती से उन्हीं दिनों कोरोना वायरस की वबा फूट पड़ी और बहुत जल्द सभी तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया और सारी तालीम को ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप ज़रूरी था, और उनमें से कुछ भी मेरे पास मौजूद न था। मैंने इस सिलसिले में अबू से बात की तो अबू मुझे स्मार्टफोन दिलवा कर दिया, क्योंकि उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा था। और इस तरह हमारे घर पहले स्मार्ट मोबाइल की आमद हुई। कोरोना की वजह से कॉलेज से छुट्टियां थीं। बस दिन में 2 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस लेती थी। बाकी वक्त में फ्री ही होती थी, तो मैंने अपना फारिग वक्त मोबाइल पर पास करना शुरू कर दिया। तब मुझे पहली मर्तबा सोशल मीडिया और यूट्यूब का पता लगा। एक क्लास फेलो की रहनुमाई से मैंने अपना पहला फेसबुक अकाउंट बनाना, लेकिन अपने असल नाम से नहीं, दूसरे नाम से, और डीपी पर भी सिर्फ कार्टून की तस्वीर लगाई। अपने साथ मैंने सिर्फ अपनी कॉलेज क्लास फेलोज को ही ऐड किया। इसके अलावा बाकी वक्त में यूट्यूब पर खाने पकाने की वीडियो देखकर गुजारती थी और इस्लाम की तारीख पढ़ती। इस तरह घर में अच्छा वक्त कटने लगा। घर वालों को मेरा सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का इल्म न था और मैं घर के सख्त माहौल की वजह से उन्हें बताना भी ना चाहती थी, क्योंकि इस तरह मेरी तफरी का वाहिद ज़रिया अलैहिस्सलाम ख़त्म हो जाने का खतरा था। मुझे फेसबुक यूज़ करते 1 माह हुआ था कि एक रोज़ किसी बुटीक के पेज पर मैंने एक ड्रेस की कीमत मालूम करने के लिए कमेंट किया। एडमिन की तरफ से कमेंट का रिप्लाई आया, लेकिन चंद घंटों बाद मुझे मैसेज रिक्वेस्ट्स में वाहिद नामी एक लड़के का मैसेज मिला, जिसमें इसने सलाम किया था। मैं इस वक्त फारिग थी और बोर हो रही थी, चुनांचे मैंने इसके सलाम का जवाब दे दिया। थोड़ी सलाम दुआ और तारुफ के बाद इल्म हुआ कि इसका ताल्लुक मेरे ही शहर से है। मैंने एहतियातना इसे अपने महल्ले से मुताल्लिक ऐसी कोई भी ज़ाती मालूमात देने से ग्रेज़ किया। पहली गुफ्तगू में वो लड़का मुझे एक अच्छा और सुलझा हुआ इंसान लगा, और यूं अक्सर हमारी गुफ्तगू होने लगी। नामहरम से गुफ्तगू में एक अजीब लज़्ज़त होती है, और एक मर्तबा हम गुफ्तगू शुरू कर दे तो वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता और घंटों तक बात करता चला जाता है। शुरू में तो हमारी गुफ्तगू बिल्कुल रस्मी सी थी, बस तालीम, दिन के मामूलात, पसंद नापसंद और अपने मशागिल एक दूसरे से डिस्कस करना ही हमारा मामूल था। लेकिन जैसे वक्त गुजरता गया हम एक दूसरे के साथ करीब तर होते चले गए। एक रोज़ गुफ्तगू के दौरान वाहिद ने मुझसे पूछा कि मेरे पसंदीदा ड्रामा, सीरियल और मूवीज़ कौन सी है, लेकिन मेरे पास कोई जवाब न था, क्योंकि मैं अब तक उन चीज़ों से ना मालूम थी। ये जानकर इसे हैरत हुई कि फिल्म और ड्रामा जैसी कोई चीज़ मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं। इसने अपनी पसंदीदा कुछ फिल्मों और ड्रामों के नाम बताए और मुझे मशवरा दिया कि मैं उन्हें देखूं, इससे वक्त अच्छा खिंच जाएगा। मैंने अपने मोबाइल पर उन फिल्मों ड्रामा को सर्च किया और देखना शुरू किया।
इस तरह टाइम पास के लिए एक नया दिलचस्प रास्ता मेरे हाथ आ गया। जब फिल्म की दुनिया से मेरी आशनाई हुई तो तब पहली मर्तबा एहसास हुआ कि दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच चुकी है। इंडियन मूवीज में एलिफॉक्टर्सिस को जीन्स शर्ट साड़ी और स्कर्ट जैसे लिबास पहने देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि दुनिया कितनी मॉडर्न हो चुकी है। चंद इंडियन मूवीज के बाद मैंने एक इंग्लिश फिल्म देखना शुरू की जिसकी स्टोरी काफी दिलचस्प लगी। चंद दिन बाद फैसल से बात हो रही थी और इस दौरान इसने मुझसे पूछा कि मैंने इसकी बताई फिल्म्स देखी या नहीं, तो मैंने इसे बताया कि बहुत अच्छी थी फिल्म्स। गुजरते दिनों में हम एक दूसरे के करीब तर होते गए और ज्यादा खिलकर बातें करने इस दुनिया पर लगे। एक दिन फैसल ने मुझे अपनी कुछ तस्वीर भेजे। वो अच्छा खासा हैंडसम लड़का था। साथ ही इसने मुझसे कहा कि मैं भी इसको अपनी तस्वीर दिखाओ। थोड़ा बहुत डर के बाद मैंने इसे अपनी कुछ तस्वीर भेज। इसे मेरी तस्वीर देखें और मेरी बहुत तारीफ की। ये सब सुनकर मैं शर्मा सी गई। मुझे जिंदगी में पहली मर्तबा अपने हसन और जमाल की तारीफ मिल रही थी और मुझे ये सब अच्छा लग रहा था। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वॉइस कॉल और वीडियो कॉल तक बात पहुंच गई। कुछ और वक्त में हम आपस में बहुत फ्री हो गए, जैसे बरसों से जानते हो एक दूसरे को। अब मुझे फिल्मों और ड्रामा में देखने की भी जेजेका खत्म होती जा रही थी और अब मुझे एक फैशन लगने लगा था। अब मैं और फैसल रात तक चीट किया करते और हर रोज की रही सही जेजेका भी दूर होती जा रही थी और अब हम बिला तकल्लुफ किसी भी मौजू पर बात कर लिया करते। अब हम अक्सर अपनी नई पिक्चर्स एक दूसरे को भेजते थे और हर दफा ही वो मेरे हसन और खूबसूरती की तारीफ करता, जिससे मुझे पहली बार एहसास होने लगा कि मैं बेमिसाल हसन की मालिक एक खूबसूरत लड़की हूँ। और ये एहसास मेरे लिए बहुत अहम था। अब मुझे मूवीज में ड्रेसिंग बुरी नहीं लगती थी, बल्कि रफ्ता रफ्ता मुझे ये सब अच्छा लगने लगा। एक रोज मैंने फैसल को अपनी पिक्चर्स भेजें तो इसने कहा, तुम तो बिल्कुल ही ढीला और सादा सा लिबास पहनती हो, जवान लड़की हो, अपने लिबास में कुछ बदलो करो। जिस पर मैं हंसी और कहा, हमारे घर का माहौल तो तुम्हें पता ही है, अब कहाँ ऐसी ड्रेसिंग करूं। जिस पर फैसल ने कहा, तुम सबकी सामने ऐसा कुछ भी नहीं पहन सकती मगर अपना शौक पूरा कर सकती हो। मजीद इसने मुझे कहा कि औरत का आधा हसन इसके चेहरे में होता है, लेकिन आज के लोग खूबसूरत चेहरे पर इतना नहीं मरते जितने इसकी खूबसूरत पर मरते हैं। यही वजह है आज की लड़कियां ऐसे लिबास पर ज्यादा तवज्जो देती हैं कि उनका लिबास उनके खूबसूरती को खिलकर नुमायां कर दे। इसने जो कुछ कहा था वो सच था। मेरे पास कोई खूबसूरत कपड़े मौजूद न थे। मेरी अलमारी में कुछ पुराने कपड़े मौजूद थे जो अब मैं नहीं पहनती थी मगर अभी तक उन्हें ज़ाया नहीं किया था। चुनांचे मैंने उन्हें ही अपना नया शौक पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। एक जूड़े को बहुत खूबसूरत बना दिया। उन सब लिबास को मैंने एहतियात से कमरे में एक खुफिया जगह रख दिया ताकि उन पर किसी की नज़र न पड़ सके। और जब पहली मर्तबा मैंने दरवाज़ा बंद करके लिबास को ज़ेब तन करने के बाद आईने में खुद को देखा तो मैं देखकर हैरान रह गई। और जब मैंने अपनी वो पिक्चर्स फैसल को भेजन तो हैरान रह गया। हाय आसमा, आज तो बिल्कुल अलग लग रही हो। तुम तो किसी साहिल पर चली जाओ तो पानी में भी आग लगा दो, फैसल ने तस्वीर देखने के बाद कहा। इसके बाद हम दोनों ने आपस में मुलाकात का सोचा और एक दूसरे से मशवरा किया। कॉलेज बंद होने की वजह से अब मैं घर से नहीं निकल सकती थी। हुआ कुछ यूं कि दूसरे शहर में मेरे मामू का एक्सीडेंट हो गया जिससे उन्हें बहुत ज्यादा चोटें आईं और डॉक्टर ने उन्हें 1 साल का मुकम्मल रेस्ट बताया। लेकिन ऐसे मौके पर पूरे खानदान का जाना तो लाजमी बनता ही है। चुनांचे यही हुआ कि सभी दूसरे शहर लाजमी जाएंगे, मामू की इयादत भी हो जाएगी और मामू की फैमिली से भी काफी अरसा मुलाकात नहीं हुई, कुछ वक्त उनके साथ भी गुजार लेंगे। लेकिन मैं भला इस मौके को कैसे जाने दे सकती थी। मैं बहाना करके घर में ही ठहर जाऊंगी और सब घर वालों के जाने के बाद फैसल को घर पे बुला लूंगी। जब मैंने फैसल से इस बारे में बात की तो इस पर वो खुश हो गया। अगली सुबह जब सब घर वाले दूसरे शहर जाने की तैयारी कर रहे थे तो मैंने कहा कि मैं उनके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी रुक जाएगी और मैंने कल केमिस्ट्री की बड़ी अहम क्लास अटेंड करनी है। लेकिन उम्मी ने कहा कि वो भी मेरे साथ घर रुक सकती हैं, लेकिन मैंने कहा कि बहुत ज्यादा तबीयत खराब नहीं है, बस रेस्ट की जरूरत है, अब सब बेफिक्र जाओ। लेकिन फिर भी उम्मी ने छोटी भाई को साथ रुकने और साथ ना ले जाने का फैसला किया। सब घर वाल के जाने के बाद मैंने छोटे भाई को थोड़े पैसे दिए और वो बाहर मैदान में अपना बीट बॉल लेकर खेलने चला गया। फिर फैसल को मैसेज करके बताया सब चले गए हैं, तुम जल्दी से आ जाओ, लिहाजा मैं जल्दी से तैयार हो रही हूँ।
मैंने अलमारी से अपना गुलाबी रंग का न्यू सूट निकाला और जल्दी से मैं तैयार होकर इसका इंतजार करने लगी। मैं पहली बार फैसल से मिलने लगी थी और मैं इस मौके पर खुद को खूब संवार कर पेश करना चाहती थी। नथली और इयररिंग्स पहने और फिर बाल संवारने लगी। आधा घंटा गुजरा था कि मोबाइल पर मैसेज आया और मैंने मोबाइल देखा। फैसल का मैसेज था कि वो घर के करीब पहुंच गया है। तुम मेरे लिए दरवाज़ा खुला रखो ताकि मोहल्ले में किसी को शक ना हो। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी और अपने हाथों से दरवाज़ा खोला। फैसल दरवाजे के पास आया जो दरवाज़ा खोलते ही अंदर दाखिल हो गया। मैंने मुस्कुराते इसका इस्तकबाल किया और हम दोनों ने कर एक दूसरे को गिले लगाया। मैंने इसे सोफे पर बिठाया और फिर किचन में जाकर उसके लिए अच्छी सी दूध वाली चाय बनाई और फिर हम दोनों चाय पीते हुए प्यार भरी बातें करने में मसरूफ हो गए। जिंदगी में पहली मर्तबा किसी के साथ में मौजूद थी और मुझे इस पर खुशी थी। अब हम बिल्कुल एक दूसरे को देखते और बातों में मगन थे। इसी दौरान फैसल को याद आया कि तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। आसमां ने इस मुस्कुराते हुए बोली, पहले क्यों नहीं बताया? फैसल जो इब्न बोला, याद रहा है नहीं? खैर दिखाता हूं, अपनी आंखें बंद करो। अपनी जेब से 3 माशे सोने की अंगूठी निकाली और पहना दी। अपनी आंखें खोलो। मैं चौंक गई, ये क्या? कैसे ले आए इतना महंगा तोहफा? और अब फैसल ने जाने का फैसला किया। मैं इसको दरवाजे तक छोड़ने गई, चुनांचे अब वो जा चुका था। और फिर अगले दिन जिंदगी की खूबसूरत सुबह का आगाज शुरू होता है। आधी रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ती हूँ और सुबह सूरज तुलू होने से पहले फजर की नमाज पढ़कर अपने रब से मुआफ़ी मांगती हूँ। बेशक वो बड़ा रहीम और गफूर है। और छोटे भाई को मदरसे की तैयारी करके भेजती हूँ। मेरी बहुत तबीयत खराब होती है, साथ ही घर की सफाई शुरू करती हूँ। लेकिन आज सुबह फैसल का कोई मैसेज नहीं आया था और मुझे ये भी महसूस हुआ जो बातें रात को फैसल ने की थी वो सिर्फ तसल्ली बख्श अल्फाज लफ्जों तक महदूद थे। अभी कुछ ही देर गुजरती है कि घर वालों की आमद हो जाती है। इनको पानी पिलाती हो, वो अभी पानी नहीं पीते। कि इनको मेरी फिक्र होती है, तुम ठीक तो हो ना? और मामू जान तुम्हें सलाम दे रहे थे और तुम्हारी कजिन ईशा भी खैरियत का पैगाम दे रही थी और साथ में तुम्हारी मुमानी ने भी तुम्हारे लिए तोहफा भेजा है। तुम्हारे चेहरे पे बहुत उदासी है और बहुत मुरझाया मुरझाया सा है और तुम्हारी सेहत भी ठीक नहीं लग रही। उम्मी पूछती ही है कि अबू बोलते हैं, अरे नसीम बेगम, तुम्हें तो पता है कि हम जहां भी जाए अगर एक दिन के लिए दूसरे शहर गए तो बगैर वालिदैन के बंदा अकेला घर में उदास ही होगा। तो और क्या करेगा? मैं इनको खाना पेश करती हो और इतने में मेरी पड़ोसन की बेटी मेरी सहेली लाबा आती है। मैं इसे दूसरे कमरे में ले जाती हूँ। अभी वो बैठती ही है कि मुझे से पूछती है कि वो कौन था। मैंने बोला, वो कौन? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारा मतलब क्या है? वो कौन था? क्या तुम मुझ पर कोई इल्जाम तराशी करना चाहती हो? इसलिए आई हो? तुम्हें तो मेरा पता है, तुम तो मुझे 10 साल से जानती हो। हम इकट्ठे खेले हैं। इसने सिर्फ इतना ही कहा कि वो कौन था और मैं आग बगुला हो गई। वो कहने लगी, मैं तुम पर कोई इल्जाम तराशी नहीं कर रही। जो मैंने अपनी आंखों से देखा है मैं सिर्फ इसकी तरदीद करने आई हूं। मुझे पता है तुम एक नेक और पारसा लड़की हो। मुझे पता है तुम उलमा दियोबंद की बेटी हो। तुम झूठ नहीं बोलूंगी। मैं कल जब अपनी छत पे धूप पे कपड़े डालने आई तो तुम और तुम्हारे साथ जो लड़का था वो नजर आ रहा था और तुम उसके साथ थी, लेकिन आज तक मैंने कभी नहीं इस लड़के को देखा। इस शख्स को तुम्हारे खानदान ने और ना इस मोहल्ले में बताओ वो था कौन जिसके साथ तुम साथ थी। छत पे कल तो मसरूफ थी घर के कामकाज में, मुझे अभी वक्त मिला तो सोचा आसमां से पूछ आऊं सब खैरियत तो थी। अब मैं बहुत परेशान हो रही थी। मेरे चेहरे पर खौफ का आलम छाया था। मैं हैरान थी और दिल ही दिल में सोच रही थी, ये क्या हो गया? इसको कैसे पता चल गया? लेकिन मैंने झूठ बोलने की कोशिश की। कल अबू जान का शागिर्द होगा और अबू जान इससे काम ले रहे थे गंदुम का, और मैं कल सारा दिन छत पे आई ही नहीं। तुम्हें कोई गलत फहमी है शायद, मैंने बोला। लेकिन मैं झूठ बोलती तो कैसे छप सकता था, जबकि हकीकत में वो मैं ही थी। मजबूर हो के मुझे सब बताना पड़ गया, सारा कुछ बताया। उस जिंदगी में कभी किसी से इस तरह ना बात छपाई थी और ना नहीं इस तरह झूठ बोलने की नौबत आई थी। ये तो सच है, एक झूठ बोलने से बंदा 1000 झूठ बोलता है। खैर मैंने आखिरकार सच की कहानी खोल दी, अपना और फैसल का किरदार खोल दिया। ये सुन लाबा बहुत हैरान हुई, बहुत परेशान हुई और कहने लगी, तुम्हें असको घर नहीं बुलाना चाहिए था। मैंने असको राज में रखने का बोला। देखो मेरी इज्जत का सवाल है।
मेरी राजदारी कायम रखना। वो मेरी बात मान गई और इसने मुझसे वदा किया, मैं मरते दम तक ये राज कायम रखोगी। तुम फिक्र ना करो। इसको आए हुए 2 घंटे गुजर चुके थे और असर की अजान होती है तो जाते हुए कहती है कि अपना ख्याल रखना। तुमने जो गलती की है इसे मैं सुधार तो नहीं सकती, लेकिन तुमसे किया वदा मुझे याद है। इसके जाने के बाद अब्बाजान नींद से उठे, वुजू किया और नमाज की तरफ चल दिए। नमाज के पढ़ने के बाद वापसी पर उनके हम जमात चाचा गफूर मिलते हैं, लेकिन अबू जान को चाय पर बुलाते हैं और साथ घर ले जाते हैं। इसी दौरान उनकी गुफ्तगू जारी होती है। वो पूछते हैं, हजरत साहिब कल आप कहाँ थे? आप मस्जिद में गैर हाजिर थे। मैंने अपने नवासे को दम करवाना था और आपका घर भी खुला था। एक लड़का पेंट शर्ट में मलबूस आपके घर से निकला। मैं समझा कि ये आपका कोई रिश्तेदार या कोई नया शागिर्द हो सकता है, तो मैंने इत्तेफाकन इससे पूछा, बेटा हजरत साहिब घर पर मौजूद है? तो वो हैरान शुदा बगैर जवाब दिए चल दिया। लेकिन बाद में खबर आई पड़ोस से कि आप तो दूसरे शहर गए हुए हैं। अबू जान बहुत हैरान हुए और बोले, मेरा कोई भी ऐसा शागिर्द नहीं जो किसी का एहतराम न करता हो, और न ही मेरा कोई ऐसा शागिर्द है वो पेंट शर्ट जेब-तन करता हो। कोई गलत फहमी हो सकती है। हाँ मियाँ, मैं दूसरे शहर बच्चों के मामू की इयादत करने गया था, लेकिन अपना बेटा और बेटी को घर छोड़ कर गया। वो मौजूद थे घर, आप मेरा घर से पता कर सकते थे। लेकिन अब्बा जान के दिल में ये बात बैठ चुकी थी कि मेरे घर से कोई लड़का कैसे निकल सकता है। लेकिन अब्बा जान बच्चे को दम करते और परेशानी में चाय ना पीते हुए घर वापस चल दिए। अभी अबू जान घर ही पहुंचते हैं, वो बहुत परेशान हाल में होते हैं और बहुत गुस्से में होते हैं कि घर में सबको तलब फरमाते हैं। मैं और उम्मी हाजिर होते हैं। उम्मी ने कहा, अल्लाह खैर, ऐसी क्या क़यामत आ गई जो आप इतने गुस्से में घर में दाखिल हुए? सब खैरियत तो है? अबू गुस्से में पूछते हैं, हमारे जाने के पीछे साथ वाले चचा गफूर ने हमारे घर से एक नौजवान लड़का जो पेंट शर्ट में मलबूस था उसको निकलते देखा। अरे नसीम बेगम पूछ अपनी बेटी से, हमारी गैर मौजूदगी में ऐसा कौन सा शख्स था? किसकी जुर्रत जो हमारे घर आया? ये कैसी बात कर रहे हैं? उम्मी ने कहा, कोई अनजान लड़का हमारे घर क्यों और कैसे आएगा? क्या करने आएगा? आखिर यहाँ बस नसीम बेगम, बस मैंने तुमसे जवाब तलब नहीं चाहा। अपनी बेटी से पूछो जरा, आखिर कौन आया था यहाँ हमारी गैर मौजूदगी में? जो आज पड़ोसी गफूर ने इत्तेफाकन ये अल्फाज बयान किए। अबू जान का ये रूपदार गुस्सा से मुझे बहुत डर लग रहा था कि जैसे क़यामत ही टूट पड़ी हो। मेरे आंखें नीचे झुकी हुई थी और हाथ कांप रहे थे। मैं बहुत ही तहजीब में खड़ी थी। क्या अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और सर घूमने लगता है और मैं वहीं बेहोश हो जाती हूँ। लेकिन उम्मी भागते हुए पानी का गिलास लाती हैं और कहती है, ये कैसा तरीका है? बाहर की बयानी पर अब बिला जवाज घर में गुस्सा कर रहे हैं। क्या आपको हमारी बेटी ऐसी लगती है? मुझे उम्मी बेड पर सीधा करती हैं और आधे घंटे बाद मैं होश में आती हूँ। मुझे बहुत तेज बुखार होता है, मेरे सर में दर्द होता है। उम्मी मेरे माथे पर पानी का कपड़ा रखती है, बुखार कम करने की कोशिश करती है, दवाई खिलाती हैं और नींद में सुला देती है। अगली सुबह जब होती है और सुबह के 10 बज रहे होते हैं तो अचानक से वो साथ वाले पड़ोसन दोबारा आती है उम्मी से मिलने, और उम्मी से गुफ्तगू करते दौरान उनको याद आता है कि मैं परसों आपके घर आई थी असर के वक्त, लेकिन आप घर पे नहीं थी। मुझे आसमां ने बताया था, लेकिन आज वो नजर नहीं आ रही। कहा चली गई। माशाअल्लाह, आपकी बेटी में बहुत तहजीब है। मैं जब भी आती हूँ वो मुझसे पानी का पूछती है। इत्तेफाक से उन्होंने मेरी तारीफ करते हुए कहा। उनके जाने के बाद उम्मी मेरे कमरे में आती हैं और मुझे नींद से उठाती हैं। मेरी तबीयत का पूछती है। मेरी तबीयत में पहले से कुछ फर्क होता है और मुझे खाना खाने का कहती है। और ये बात अबू जान को समझ आती है कि इस दिन कोई नौजवान नहीं बल्कि साथ वाले पड़ोसन आई थी। अगर ऐसा कुछ होता भी तो साथ पड़ोसन को मालूम होता, और अबू जान को इस बात पर यकीन आता है कि सच में ये एक गलत फहमी थी। इस दिन में रब का शुक्र अदा करती हूँ कि अब की बार भी बच गई, लेकिन यह हकीकत आखिर कब तक छपी रहेगी? आज की रात मुझे फैसल का मैसेज आता है, कैसी हो, तबीयत कैसी है? लगता है मुझे छोड़ना चाहती हूँ। 3 दिन हो गए हैं, मैसेज ही नहीं किया तुमने। तुम्हें इसे जवाब देते हुए कहती हूँ कि मेरे घर वालों को पता चल जाएगा। उनको शक हुआ है और अगर उनको हकीकत का पता चलता है तो वो मुझे मार डालेंगे और हमारी शादी तो वैसे ही नामुमकिन है। और तीसरा रास्ता घर से भागकर शादी करने का तो ऐसी सोच ही नहीं है मेरे दिमाग में। इस बात का कोई हल बताओ कि हम दोनों शादी कर ले।
क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है और तुम मुझसे है और जुदाई एक मौत है। फैसल ने कहा, जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई है और तुम्हारे घर वाले मेरा रिश्ता कबूल नहीं करेंगे। घर से भागकर शादी करने के अलावा और कोई हल नहीं है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं और तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखूंगा। मेरी जिंदगी में कोई रास्ता नहीं बचा था और अगर मेरी शादी किसी दूसरे से हो भी जाती तो मेरी जिंदगी में अमानत की खियानत का दाग हमेशा मुझे मेरे दिल में पत्थर की लकीर शामिल रहता। मैं भी यही चाहती थी कि मेरी शादी से फैसल से हो, जो गलती होनी थी हो चुकी थी, लेकिन मेरी गलती किसी दूसरे की जिंदगी को कभी शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। लेकिन मेरा दिल ये भी चाहता था कि ये सब खत्म हो जाए, फैसल से दूर हो जाओ, वो मेरी जिंदगी से दूर चला जाए और मेरी जिंदगी पहले जैसे हो जाए। लेकिन मेरी बदकिस्मती थी या फिर नसीब का लिखा समझो। होता कुछ यूं है, हमारे खानदान में एक रिश्तेदार वालों की आमद होती है कि मेरे खानदान से मेरा एक रिश्ता आता है जिनका ताल्लुक हम जैसे शरीफ और तहजीबदार घराने से होता है और लड़के का एक कपड़े का कारोबार होता है। मेरी उम्र को देखते हुए और मेरी पढ़ाई को मद्देनजर रखते हुए अबू जान रिश्ते के लिए थोड़ा वक्त लेते हैं। अबू जान सोचते हैं कि अगर रिश्ता हो जाता है तो निकाह हो जाए और रुखसती ठीक 7 माह बाद हो जाए, ताकि बेटी की डिग्री भी पूरी हो जाएगी। इस बातों का उम्मी से मशवरा कर रहे होते हैं। उम्मी भी इस बात को मान जाती है और रिश्ते के लिए उनको कबूल का जवाब देते हैं। लेकिन मुझसे मेरी मर्जी के बारे में नहीं पूछा जाता। मुझसे बस यही कहा जाता है कि हम तुम्हारा एक मुअज़्ज़ज़ घराने में रिश्ता कर रहे हैं, जो कि हमें उम्मीद है कि तुम सारी जिंदगी खुश रहोगी। हमारे इस फैसले पर जी मैं बड़े एहतराम से बोलते हुए, आपका फैसला सर आंखों पर, इंशाअल्लाह आपका फैसला हमेशा की तरह मेरे लिए बेहतरीन से बेहतर होगा। ये सब बात मैं फैसल को बताती हूँ और ये भी बोलती हूँ, इस माह की 22 तारीख को मेरा निकाह है और तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सके। तुम्हारे अल्फाज सिर्फ अल्फाज ही रहे, मैं क्या करता। मैं तो आज भी तुम्हें कबूल करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मेरा ताल्लुक एक मुस्लिम और गैर मुस्लिम खानदान से है, लेकिन मेरी निस्बत तो मुसलमान घराने से है। लेकिन मैं रिश्ता भेजता तो भेजता कैसे? तुम्हारे घर के आंगन में गैरों का इजाजत ममनू है। बात ये नहीं है कि हम गैर हैं और तुम्हारी घर की तहजीब हमें अंदर दाखिल तक नहीं होने देगी। बात ये भी नहीं है, लेकिन हकीकत ये है तुम्हारे घर की तहजीब मुझे कभी कबूल नहीं करेगी। निस्बत से मैं भी मुसलमान हूँ। मेरा मसीह मजहब से कोई ताल्लुक नहीं मानता हूँ। तरबियत एक मसीहा हाथों में हुई, लेकिन तुम्हारे घर को ये बात मेरी कभी समझ नहीं आएगी। मानता हूं कि मैंने भी गलती की है, मैं शर्मिंदा हूं अपनी गलती पे, लेकिन गलती इंसानों से ही होती है। अगर मेरा बस चलता तो मैं कभी तुमसे मिलता ही ना। मेरी वजह से आज तुम परेशान हो, लेकिन मैंने फैसल से कहा हमारी राह और मंजिल एक दूसरे से अलग है। मैं अपनी वालिदैन की इज्जत का एहतराम करती हूँ और मजीद कोई गलत फैसला नहीं करना चाहती हो, और आज के बाद मेहरबानी करके मुझे मैसेज नहीं करना। जो हुआ मैं उसको भूल जाना चाहती हूँ कि हम कभी मिले ही नहीं और ये एक बुरा ख्वाब था बस। ये मेरा आखिरी मैसेज होता है फैसल को। लेकिन फैसल इस बात पर बहस और मुबाहिसा जारी रखता है कि तुम बेवफा हो, तुमने तो साथ जीने और मरने की कसम खाई थी, तुम कैसे भला मुझे छोड़ कर जा रही हो। लेकिन मैं इसे आखिर में ये कहती हूँ कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे वालिद मोहतरम जिंदा होते, क्योंकि वो एक मुसलमान थे, तो वो इस बात को समझ सकते और तुम्हारा रिश्ता लेके आते। तुम अपनी वालिदा को भेजो भी सही, तो हमारा घराना सिर्फ उनको पानी तक महदूद कबूल करेगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। ये सब कुछ कहकर मैं इसे ब्लॉक कर देती हूँ और मैं सब कुछ बोलना चाहती थी। अपनी जिंदगी में जो हुआ बस वो एक बुरा ख्वाब था और अपनी जिंदगी को दोबारा अच्छे कामों की तरफ राग़िब करना चाहती थी। 2 दिनों बाद फैसल का दूसरे नंबर से मैसेज आता है, आसमा तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहता था, मेहरबानी फरमाकर मुझे मैसेज का जवाब दो। लेकिन मैं इसको दूसरे नंबर से भी ब्लॉक कर देती हूँ। मजीद में इससे कोई राबता नहीं रखना चाहती थी। जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे निकाह की तैयारियां जारी थीं और रुखसती 7 माह बाद थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे आज ही शादी का समा हो। घर में एक खुशी का समा था, मुकर्रर तारीख में मेरा निकाह हो चुका था और ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी जिंदगी में खुशियां दोबारा लूट कर आ रही है। निकाह के बाद एक दिन मेरे नंबर पर मैसेज आता है और मोबाइल छोटे भाई के पास होता है। वो पूछता है अब कौन हो, आगे से जवाब आता है कि मैं इंसान हूं और अपनी बीवी से बात कर रहा हूं।
छोटा भाई मेरे पास मोबाइल लेकर आता है और कहता है कि आप ही किसी का मैसेज आया है। मेरे मंगेतर एहसन का मेरे नंबर पर मैसेज आता है, अस्सलाम अलैकुम किया। मैं इसे सलाम का जवाब देती हो और कहती हो कि मोबाइल छोटे भाई के पास था। एहसन 25 साल का निहायत तहजीबदार और मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। इखलास का निहायत मीठा पेन और नर्म मिजाज रखने वाला था। वो अपने बारे में मुझे बताता है और मेरे बारे में मुझसे जानना चाहता था, लेकिन मजीद वो बात बढ़ाता चला जा रहा था कि मैं इसको मैसेज किया जवाब देना बंद कर देती हूँ। कुछ वक्त बाद उसका दोबारा मैसेज आता है, क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं किसी से आज तक मैसेज पे बात नहीं की। लेकिन इसने कहा कि अब तो हमारा निकाह हो चुका है और अब तुम मेरे नसीब में लिख चुकी हो और शरीयत के मुताबिक तुम मेरी बीवी बन गई हो। मैं इसको ठीक है का जवाब देकर बोलती हो कि मैं मसरूफ हो घर के काम में, फिर बात करते हैं। दूसरे रोज का दोबारा मैसेज आता है, मैं इससे दोबारा से मसरूफ हूं का जवाब देती हूँ। इसी तरह एक हफ्ता मुझे मैसेज करता रहता है और इसे मैं मसरूफ हूं का जवाब देती रहती रही। इसी दौरान अगले हफ्ते वो मेरे घर आता है अबू जान को मिलने और मेरी मसरूफियात को देखने। अपने हमरा एक तोहफा साथ ले आता है। जैसे ये घर में दाखिल होता है तो इसे दूसरे कमरे में बिठा दिया जाता है। मैं उसके लिए एक अच्छी चाय और खाना पकाती हूँ। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल होती हूँ पहले सलाम अर्ज करती हूँ और चाबड़ ये छोटी हमजा पेश करती हूँ और उम्मी जान मुझे वहीं पर बैठने का कहती है। कुछ देर बैठने के बाद उम्मी जान वहां से उठ जाती हैं खाने का इंतजाम करने के लिए और हम दोनों अकेले बैठे होते हैं कि वो मुझसे पूछता है कि अब से एक शिकायत अर्ज कर सकता? मेरी आंखें झुकी हुई और धड़कन तेज चलती हुई जी फरमाई में बोलती हूँ, ऐसी आपकी क्या मसरूफियात है जो आप मुझसे मोबाइल पर बात करने से गुरेज करती है? अगर आप चाहें तो मैं आपके वालिदैन से इजाज़त ले सकता हूँ। आप मेरे निकाह में शामिल है और शरीयत अब मेरी बीवी है। अगर मुझसे मेरी ज़ात से कोई मसला है तो अब बता सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, बस आदतन ऐसा नहीं करती, मैं बोलती हूँ। लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मैं आपके निकाह में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन आइंदा ख्याल करूंगी और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इतने में उम्मी जान हाजिर होती है और मैं वहां से उठ जाती हूँ। मैं उनके लिए खाना पेश करती हूँ और खाने के बाद वो इजाज़त लेते हैं और घर रवाना हो जाते हैं। जाते साथ ही मुझे मैसेज करते हैं और कहते हैं कि उम्मीद करता हूँ आपको मेरा तोहफा ज़रूर पसंद आएगा और मैं उनको जोइबन शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी तरह वो मुझे बहुत दिन अपनी तरफ माइल करते रहे और मैं होती चली गई। लेकिन अब मुझे किसी भी चीज़ का खौफ व हरास नहीं था और इस चीज़ का शुक्र अदा करती थी कि मैं कोई बुरा काम नहीं कर रही। शरीयत वो मेरे शौहर है और उनसे मेरी बात करना मेरा हक है। बात करते करते मेरी झिझक खत्म होती जाती रही। अब मुझे उन पे और उनको मुझ पे यकीन होता चला जा रहा था। वो रोज़मर्रा मुझसे मेरी कैफियत और मसरूफियात के बारे में पूछते। एक बार वो मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं सच में तुम्हें पसंद आया हूँ? मैं कहती हूँ इसमें कोई शक वाली बात नहीं, आप मुझे बहुत पसंद आए हैं। और आपके घर वाले भी। वो मुझसे मेरी तालीम के बारे में पूछते हैं कि उगे पढ़ने का शौक है या फिर बस नहीं, बस इतना इल्म बहुत है। एहसन कहते अगर पढ़ना चाहो तो मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, आप जारी रख सकती हो। लेकिन वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो बस मिडिल पास थे और खानदानी कपड़े का कारोबार संभाल रहे थे। वो कहने लगे कि मैं शादी के बाद भी ऐसा देखना चाहता हूँ जैसा कि तुम पहले रही हो।